नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है, नई सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन उससे पहले हम प्रथम लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक के दिलचस्प मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो हमारी सामान्य जानकारी के लिए और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन उसको प्रारंभ करने के पहले हम जानेंगे मंत्रिमंडल क्या होता है, प्रथम चुनाव कब हुए थे और उसकी पृष्ठभूमि को हम तैयार करते हुए पहली लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक के सभी महत्वपूर्ण आयामों को आज करेंगे। कक्षा थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही लाभकारी होगी और दिलचस्प होगी। तो आइए हम कक्षा को प्रारंभ करने से पहले कक्षा की इस टाइटल को जानते हैं। पहली लोकसभा 1952 से 17वीं लोकसभा 2024 तक का सफर करते हैं। तो लोकसभा से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य जानते ही हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो लोकसभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आइए नज़र दौड़ाते हैं। तो जो हमारा भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। जैसा हमने बात किया, लोकसभा क्या है, संसद का निम्न सदन है, जिसको हम निचला सदन भी कहते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, हमारे भारत का संविधान का अनुच्छेद 79 यह ऐसा बताता है, उसमें यह बताया गया है। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका वह प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम है, वह अपने लोकसभा क्षेत्र से मत के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते थे। 17वीं लोकसभा में 543 सदस्य थे, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बार भी जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुल 543 सीटों पर मतदान हुआ है। अर्थात हम पहले क्या, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत करता था लोकसभा में, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता था तो कम होता था। तो इससे पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करता था। 95वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। लेकिन अगर 2020 में कोई एंग्लो इंडियन को चुन लिया जाता है तो वह अपने पूरे कार्यकाल के लिए उस पर बना रहेगा, कार्य करेगा। 2020 के बाद राष्ट्रपति 2 लोगों को नामित नहीं करेगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो अब कितनी सदस्य संख्या हो गई? 550। पहले टोटल कितनी हो जाती थी? 552। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्यता। तो जो प्रत्याशी होगा, उम्मीदवार होगा, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषित करना चाहिए कि वह संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और अपनी निष्ठा रखता है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। साथ ही साथ उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गई है। प्रत्याशी को भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसी पर बात हम करते हैं कि अगर बलिया संसदीय क्षेत्र का कोई मतदाता है तो वह जाकर वायनाड से भी चुनाव लड़ सकता है, हासन से भी चुनाव लड़ सकता है, अमेठी से भी चुनाव लड़ सकता है। बहरहाल उसको भारत के किसी भी निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसके लिए भी आरक्षण लागू हो, से संबंधित होना चाहिए। अगर सीटें आरक्षित है, अब जानिए ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। पीठासीन अधिकारी की, तो जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में जाना जाता है। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम स्पीकर थे। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है, पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती है? लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में कामकाज का संचालन करता है। आप तो टीवी पर जब लोकसभा की कार्रवाई होती है तो देखते ही होंगे कि लोकसभा में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनका संचालन करने का काम कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर भी करता है। स्पीकर साथ ही साथ यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 110 की यह बात कर रहा है। कोई
विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। वे सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं और कानून के संबंध में किसी सदस्य के अनुचित व्यवहार के लिए उसे निलंबित करने के बाद दंडित भी कर सकते हैं। अर्थात लोकसभा के बिल्डिंग के अंदर, लोकसभा रूपी भवन के अंदर चाहे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चाहे दंडिक कार्रवाई हो, सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा स्पीकर की होती है। वे नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे नोटिस, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। प्रश्न यह पूछता है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो उसको आहूत राष्ट्रपति करता है और उसका क्या अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। पुनः सुनेंगे, जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन से यहाँ पर तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक से है। वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ छठे स्थान पर होता है। पारित किए गए सभी विधेयकों को राज्यसभा में विचार के लिए भेजने के लिए स्पीकर की हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। बराबरी की स्थिति में जो स्पीकर के पास वोट देने का अधिकार होता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक पारित हो रहा है और उस पर 30-30 वोटिंग पड़े, अब बराबर की स्थिति है तो कौन पारित माना जाएगा या पारित नहीं माना जाएगा, इस पर लोकसभा स्पीकर अपना मत दे सकता है। अन्य की स्थिति में वह अपना मत नहीं देता है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेदों की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद रिक्त होने, पद त्याग देने, पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, अनुच्छेद 93 और 94। अनुच्छेद 95 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्वों का निर्वाह करने का कार्य उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख करता है। 93, 94, 95 क्या है? कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है। मंत्रिपरिषद की, तो बहुमत प्राप्त पार्टी के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रश्न यह पूछता है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है या इलेक्ट होता है या मनोनीत होता है? तो अपॉइंट किया जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और प्रधानमंत्री 2 शपथ लेता है। बार बार प्रश्न पूछता है, प्रधानमंत्री 2 बार शपथ लेता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन से नेता मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। और हमारा संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद का कुल आकार कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और उस 15% में प्रधानमंत्री का पद भी जुड़ा होना चाहिए। तो आप अनुमान करिए 543 हमारी लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं या 550 हैं, इसमें कुल कितने मंत्री होंगे? तो 81, प्रधानमंत्री को लेकर 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। अभी जो 18वीं लोकसभा हुई है उसमें 72 मंत्री शपथ लिए हैं। अब 72 मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों में 2 प्रकार होता है, एक स्वतंत्र प्रभार होता है और एक राज्य मंत्री होते हैं। इसके बारे में भी हम अगली कक्षा में बात करेंगे। प्रथम लोकसभा से जुड़े प्रमुख रोचक तथ्यों की, तो प्रथम जो हमारी लोकसभा था उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद किया गया था। इसमें कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। 489 सदस्यों को चुनाव में निर्वाचित किया गया था। चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पहली जो लोकसभा ने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक चलाया। 4 अप्रैल 1957 को इसे भंग कर दिया गया था। सभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। इसका मतलब प्रथम लोकसभा की बात कर रहा है। विभाजन स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका, जवाहरलाल नेहरू का आकर्षण और स्थिरता, लोकतंत्रात्मक और आर्थिक की बढ़ती आवश्यकताओं ने प्रथम लोकसभा की संरचना और महत्वाकांक्षा को भी प्रभावित किया था।
प्रथम लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। प्रश्न यह पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता था? बिल्कुल नहीं था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे, जिनको नियुक्त किया गया था। पीएम की भी नियुक्ति होती है, लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसकी भी नियुक्ति की जाती है। लोकसभा की जो दूसरी लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। कांग्रेस को इसमें भी बहुमत प्राप्त हुआ। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसे मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति और जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता था समाजवादी दृष्टिकोण का लाभ मिला। इस चुनाव में 494 सीटों के लिए निर्वाचन किया गया था। 371 सीटें कांग्रेस ने जीती। और दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंकर थे। यह सत्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधिनियम के बाद आयोजित होने वाला पहला सत्र था। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में भी हम अगली कक्षा में बात करेंगे। राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एक आयोग बना था, उसके बाद की बात कर रहा है। देश को 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। क्षेत्रीय और भाषाई पहचान के आधार पर नई सीमाएं खींची गई। यह वही समय था जब देश को 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, विभाजित किया गया, एकत्रित किया गया। चुनाव के इतिहास में 1957 वह वर्ष था जब चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या सबसे कम थी। केवल 4 राष्ट्रीय दल और 11 राज्य स्तरीय दल ही थे। 1957 अर्थात द्वितीय लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वह आज के लोकसभा के इतिहास में ऐसा दल था जिसमें सबसे कम दलों ने हिस्सेदारी ली थी। 4 राष्ट्रीय दल थे और 11 राज्य स्तरीय दल थे। अब आइए बात करते हैं तीसरी लोकसभा की। तीसरी लोकसभा का कार्यकाल 1962 से 67 तक रहा, जो बेहद दिलचस्प था। इस चुनाव में भी कांग्रेस 361 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त की। 5 साल के कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री हुए। चुनाव के बाद पंडित नेहरू को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यह प्रधानमंत्री रहते हैं। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। पहली बार 27 मई से 9 जून 1964 को और पुनः 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक पद पर रहे। शेष लोकसभा सत्र के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। मतलब जो तीसरा हम लोगों का आम लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कुल 4 प्रधानमंत्री कार्य किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी कमान संभालती हैं। लोकसभा की बात है कि जिसमें सरदार हुकुम सिंह को लोकसभा के अध्यक्ष चुना जाता है। इस चुनाव में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। यह पहली लोकसभा थी जिसमें अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित थे। प्रश्न पूछता है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रथम बार संसदीय क्षेत्र कब आरक्षित किए गए थे? जो तीसरी लोकसभा थी उसके लिए। तीसरी लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1962 से 67 के बीच की कार्यकाल की यह बात कर रहा है। यह पहली बार था जब मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया था। जो तीसरी लोकसभा थी, इसमें आपने कई बदलाव देखा। अनुसूचित जातियों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण, अमिट स्याही का प्रयोग। भारतीय इतिहास में यह एकमात्र सत्र है जिसमें 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने के 5 समारोह हुए और 2 प्रधानमंत्रियों का निधन भी हो गया। यह कहेंगे कि भारतीय इतिहास में यह एक जो कार्यकाल था वह बहुत मायूसी भरा था। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और बचे हुए कार्यकाल के लिए जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है तो गूंगी गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का रूप लेती हैं और प्रधानमंत्री पद पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। 1964 में पंडित नेहरू के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के नेता गुलजारी लाल नंदा अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने पदभार संभाला। 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और श्री नंदा ने फिर से कार्यभार वक्त प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं और बाद में इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को शेष कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनती है। कार्यकाल समाप्त होता है 1962 से 1967 तक। 1962 से 1967 तक के कार्यकाल में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं गुलजारी लाल नंदा। पंडित जवाहरलाल मृत्यु के बाद उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ शेष कार्यकाल होता है उसमें इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की जाती हैं। चौथा लोकसभा का चुनाव होता है, इंदिरा गांधी का दौर प्रारंभ होता है। इस लोकसभा का कार्यकाल 4 साल का ही रहता है, 1967 से 70 तक। कांग्रेस 283 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री होती है। महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर नीलम संजीव रेड्डी का चयन किया जाता है। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद राम सुभाष सिंह पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में काम करते हैं। प्रथम बार विपक्ष के नेता के रूप में राम सुभाष सिंह आते हैं और कार्य करते हैं। नवंबर 1969 में इंदिरा गांधी को पार्टी की कार्य समिति के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने समर्थक सदस्यों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर रियल के नाम से नई पार्टी बनाती हैं। होती है उसके कुछ प्रमुख कार्य होती है, जो बढ़ती खाद्य असुरक्षा के मद्देनजर हरित क्रांति को प्राथमिकता मिलती है। मुद्रास्फीति और आर्थिक निराशा बढ़ने पर वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आज तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। उस समय एक ऐसी परिस्थिति थी जब निजीकृत बैंकों, जो निजी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया था। बात करते हैं 5वीं लोकसभा की। 5वीं लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1977 तक रहता है। सत्तारूढ़ दल के भारी बहुमत के कारण विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं था और 1970 के दशक के मध्य तक भारतीय लोक दल के राजनारायण विपक्ष के नेता बन गए। यह पहला चुनाव था जब महाराष्ट्र की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे थे। 5वीं लोकसभा में सदन के अध्यक्ष में 2 बदलाव हुए। जीएस ढिल्लों ने अगस्त 1969 से दिसंबर 1975 तक कार्य किया, जो राजनीतिक उथल पुथल के समय संसदीय शिष्टाचार बनाए रखने और उनके आग्रह के लिए उल्लेखनीय है। लोकसभा के बारे में, जब जनवरी 1976 में बलिराम भगत ने पदभार संभाला और 1977 तक इस पद पर रहे। प्रमुख तथ्य क्या था? जो चौथी हमारी लोकसभा थी, उसमें हमने नारा दिया था गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य, प्रिवी फर्ज की समाप्ति की गई थी, बांग्लादेश के गठन में सहयोग किया गया था और आपातकाल लगा था। यही वो परिस्थितियां थी जब स्थितियां अलग हुई और इंदिरा गांधी एक उभरती हुई और एक आयरन लेडी के रूप में, एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आती हैं। सभा की बात करते हैं। 295 सीटों के साथ जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई। इस लोकसभा का कार्यकाल 1977 से 79 था। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाईवी चौहान को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। पहली बार गैर कांग्रेसी कौन बनते हैं प्रधानमंत्री? आप मोरारजी देसाई। 7वीं लोकसभा की बात करते हैं तो इस लोकसभा चुनाव में 353 सीटों के साथ कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है। इस लोकसभा का कार्यकाल 1980 से 84 तक रहता है। इंदिरा गांधी ने पुनः प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। बहुमत होने के कारण किसी को विपक्ष का नेता नियुक्त नहीं किया जाता है। बलराम जाखड़ को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कांग्रेस की इतनी प्रमुख तथ्य क्या उभर कर आते हैं कि पंजाब में अलगाववादी आंदोलन इस दौरान एक घातक चुनौती पेश की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध के रूप में इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। बात करेंगे, कभी समय मिलेगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे वह कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जो उनके अंगरक्षकों ने ही उन पर गोली चलाकर और उनको मौत के घाट उतार दिया। बात कर लेते हैं 8वीं लोकसभा के बारे में। इस चुनाव में 404 सीटों पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पुनः सत्ता में वापसी करती है। कार्यकाल पूरा होता रहता है 1984 से 1989 तक। इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। एच.एन. बहुगुणा को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। बलराम जाखड़ को पुनः सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 1989 में इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई, जिससे संसदीय अशांति फैल जाती है, कर दिया जाता है। उस समय का एक नया रिकॉर्ड था। बात कर लेते हैं 9वीं लोकसभा की। भारतीय इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकार बनती है। जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन सरकार का गठन करता है। बीपी सिंह और चंद्रशेखर को बारी बारी से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक पद पर रहते हैं। चंद्रशेखर, जो बलिया जनपद के हैं, 19 नवंबर 1990 से 21 जून, लगभग 6-7 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के पदभार को संभालते हैं। राजीव गांधी और कुछ समय के लिए लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता
बनते हैं। रवि रे सदन के अध्यक्ष थे। इस लोकसभा का कार्यकाल 1989 से 1991 तक रहता है और भारत एक मंदी से गुजर रहा होता है और ऐसी परिस्थितियां लगती है कि भारत में वित्तीय आपातकाल को अब लागू करना पड़ेगा। वहाँ से प्रमुख तथ्य उभर कर आते हैं मंदिर और मंडल राजनीति की। मंदिर और रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, यही वह समय था। मंडल राजनीति गरमाती है। जाति आधारित आरक्षण विरोध और राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरे देश में अशांति फैला देता है। 10वीं लोकसभा के बारे में बात करते हुए हम बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में 232 सीटों पर बहुमत के साथ कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है। इस लोकसभा का कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता रहते हैं। शिवराज पाटिल को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप बाबरी मस्जिद बर्बर विध्वंस हुआ था। नरसिम्हा राव ने भारत के आर्थिक नीति को फिर से लिखा, जिसे उदारीकरण के युग की शुरुआत होती है। पूछा जाता है कि 1991 में जो उदारीकरण की नीति लाई गई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते। 11वीं लोकसभा की इस चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। संयुक्त मोर्चा गठबंधन ने कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाती है। लोकसभा का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, 1996 से 98। इस संसदीय कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। वाजपेयी 16 मई 1996 से 13 दिन तक सरकार का नेतृत्व करते हैं। गौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक और गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बने रहते हैं। शरद पवार विपक्ष के नेता रहते हैं। पीएम संगमा को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कि प्रमुख बातों पर हम ध्यान करते हैं तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन अस्थिर सरकार का गठन होता है। 12वीं लोकसभा की बात करते हैं। इस चुनाव में 182 सीटों पर विजय के साथ बीजेपी को गठबंधन वाली एनडीए सत्ता में आती है। लोकसभा का कार्यकाल 1998 से 99 तक रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। सोनिया गांधी को विपक्ष का नेता चुना जाता है और जीएमसी बालयोगी को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का इस चुनाव में 182 सीटों पर विजय के साथ बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए सत्ता में आती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का 1999 से 2004 तक का रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और अपने पूरे कार्यकाल को चलाते हैं। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में पहली गठबंधन की सरकार जिन्होंने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया वह अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार रहती है। एनडीए की सरकार रहती है जो 1999 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा करती है। सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रहती है। मनोहर जोशी सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सदन का अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष। इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य यह है कि यह पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आर्थिक और बुनियादी ढांचे के सुधारों के लिए उल्लेखनीय कार्य इसने किया। की बात करते हैं। इस चुनाव में भी 145 सीटों पर विजय के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आती है। यूपीए सरकार पुनः सत्ता में आती है। यूपीए मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात कर रहा है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस लोकसभा का कार्यकाल 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार होती है। यूपीए की सरकार होती है। लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता रहते हैं। सोमनाथ चटर्जी को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और 15वीं लोकसभा का प्रारंभ होता है। लोकसभा का गठन होता है। 206 सीटों पर विजय के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में पुनः वापसी करती है। लोकसभा का कार्यकाल 2009 से 14 तक होता है। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता रहती है। मीरा कुमार को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और यह वही समय है जब मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भारत की निर्वाचित होती है, नियुक्त की जाती है। बदलती है। एनडीए की सरकार आती है। 16वीं लोकसभा का चुनाव होता है। 282 सीटों पर विजय के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको राजग राज गठबंधन कहा जाता है, वह सत्ता में आती है। लोकसभा का कार्यकाल 2014 से 2019 तक रहता है। नरेंद्र मोदी प्रधान के रूप में शपथ लेते हैं। भाजपा के महत्वपूर्ण बहुमत के कारण तथा किसी विपक्षी दल द्वारा 10% सीट का मापदंड पूरा न करने के कारण विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं रहता है। सुमित्रा महाजन को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा होती है, उसके कुछ प्रमुख तथ्य होते हैं। वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाता है। विमुद्रीकरण जैसी नीतियों की शुरुआत की जाती है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक विकास के प्रतीक बन जाते हैं और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलता है। इसके पहले मतलब 15वीं लोकसभा तक कांग्रेस
के अलावा किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन वह 16वीं ही लोकसभा होती है जिसमें कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है। 17वीं लोकसभा में भी 303 सीटों पर विजय के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आती है। लोकसभा का कार्यकाल 2019 से 2024 तक रहता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। भाजपा के महत्वपूर्ण बहुमत के कारण किसी भी विपक्षी दल द्वारा 10% सीट के मानदंड को पूरा न करने के कारण विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं रहता है। ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। समापन हो गया है, 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी पुनः तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। एनडीए की सरकार पुनः वापसी की है। बहरहाल जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की स्थिति थी वह स्थिति नहीं हुई है। सीटों में काफ़ी कमी हो गई है। 303 से खिसक कर सीटें 240 के आसपास आ गई है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सीटों में 80% का इजाफा हुआ है और एक मजबूत विपक्ष देखने को मिल रहा है। गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन गठबंधन की असली सरकार इसको इसलिए कहा जाएगा कि इसमें जो क्षेत्रीय दल है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो यह 18वीं लोकसभा का निर्माण हुआ है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय दलों के नेता की उभरती हुई महत्वपूर्ण स्थिति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या यह सरकार 5 वर्षों तक अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो राजग सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अभी 16वीं और 17वीं लोकसभा में एक पूर्ण बहुमत वाली पार्टी के रूप में थी और अपने घटक दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, वैसी मजबूत स्थिति इस सरकार की नहीं होने वाली है। यह तो स्पष्ट है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के अपने हित होते हैं और उन हितों को ध्यान में रखकर वह सरकार को अपना समर्थन देती है। सरकार अगर उसके हितों को नहीं पूरा करती है तो वह समर्थन कब वापस ले लेगी और भारत में फिर एक अस्थिर गठबंधन सरकार का काल न प्रारंभ हो जाए, यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार के सामने, नई सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं और एक उसमें बड़ी चुनौती है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं को कैसे खुश किया जाए और अपनी सरकार के कार्यकाल को पूरा किया जाए। बहरहाल आगे ऐसे ही रोचक जानकारियों और कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होते रहेंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि मोदी 3 का जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन लोगों को कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी होती हैं, समितियों के प्रकार क्या होते हैं, क्या सभी समितियां एक ही जैसी होती है, एक ही जैसी महत्ता रखती हैं, और जैसे जैसे मुद्दे बढ़ते जाएंगे उन पर हम बात करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। पुनः नई कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।